नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल पढ़ाई वाला अड्डा पर। तो दोस्तों, हमारा बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था गमन एवं संचलन वाला, यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला, जिसमें आज हमारा तृतीय लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तृतीय लेक्चर, जिसमें हमने मसल के बारे में यानी पेशियों के बारे में देख लिया और जो उसकी शुरुआती चीज़ें थी वो देख ली। अब हम बात करते हैं पेशी की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ मसल यानी पेशी की संरचना। पेशी किस प्रकार, तो मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था मैंने, कि पेशियाँ कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं। पेशियाँ हमारे हाथ पैरों में पाई जाती कि नहीं पाई थी। और मैंने ये बताया था पेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य स्तर से, परंतु दो अपवाद होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। तो अब मैं बात करूँगा पेशी की संरचना के बारे में। तो पेशी के ऊपर मेरे पास यहाँ एनिमेशन दिखाने के लिए, यानी मैं एनिमेशन तो है नहीं मेरे पास, मैं उसमें से आपको समझा दूंगा। तो मैं इसमें से मेरा जैसा हो सकेगा मुझ पर, मैं आपको वैसा समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें, यानी कि तो मैं बात करता हूँ, यानी पेशी श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है। यानी पेशी के ऊपर श्वेत, यानी श्वेत का अर्थ सफेद, तंतु में यानी तंतुओं के समान, धागों के समान श्वेत तंतु में आवरण होता है। श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का, देखिए तो मैं लिखता हूँ, पेशियों के ऊपर श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण होता है। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे एपिफाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसियम या फेसिया। तो जिसे हम क्या कहते हैं? एपिफाइसियम। तो इसे क्या कहते हैं? फेसिया में, जिसे फेसिया कहते हैं। फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिया कहें या एपिफाइसियम। एपिमाइसियम यानी कि फेसिया कह लो या एपिमाइसियम कह लो। तो मैंने यहाँ छोटा शब्द लिखा है, क्या लिखा है? यानी कि फेसिया। फेसिया को एपिमाइसियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिया को एपिमाइसियम भी कहते हैं। तो मेरे पहले क्या हुई? पेशी के ऊपर, यानी पेशी होती है जो हमारी मसल्स जो यहाँ बाजू में पाई जाती है। तो इसको मैं अनुप्रस्थ काटूंगा तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से मिलता इस प्रकार से दिखाई देगा बस। अब मेरे पास यहाँ 3D डायग्राम तो है नहीं, तो मैं आपको समझा सकूँ। यानी कि जो पेशी होती हैं उनके मान चलिए पेशियाँ इसमें मसल्स हैं। क्या है? मसल्स। तो उसके ऊपर सफ़ेद ऐसे मेरी बोर्ड की तरह का सफ़ेद तंतु में, यानी कि धागों के समान इस प्रकार से धागों के समान तंतु में आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं या एपिफाइसियम कहते हैं, ठीक है ना। समझ आया ना। तो हमारी पहली लाइन ये हुई। अब मैं बात करता हूँ दूसरी लाइन की, यानी पेशी तंतुओं का बंडल क्या कहलाता है। यानी जो पेशियाँ हैं, मान चलिए पेशियाँ हैं हमारी इस प्रकार से ये हमारी भुजा, यानी बाजू मैंने यहाँ से काट दिया यहाँ से, तो हमारी अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से दिखाई देगा। मेरे पास 3D यानी जो मैं आपको इस प्रकार से बना, तो ये पेशी तंतुओं ये बंडल, एक पेशी, दो पेशी, तीन पेशी, इन पेशी तंतुओं के बंडल को क्या कहते हैं? इन पेशी तंतुओं के बंडल को क्या कहते हैं? तो देखिए, पेशी तंतुओं के बंडल को मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा रहा हूँ। बंडल को फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। यानी जो पेशी तंतु होते हैं जिनके जो बंडल होता है, यानी कि जैसे लकड़ी का बंडल होता है गट्ठर, लकड़ी के बंडल, लकड़ी को गट्ठर कर देते हैं तो लकड़ी का बंडल बना लेते हैं ना, उसी प्रकार से पेशियों का भी उसी प्रकार से बंडल बन जाता है, जिसे हम फेसिकल कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि फेसिकल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? पेशी तंतुओं के बंडल को फेसिकल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा फेसिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे श्वेत
तंतु में आवरण को फैसिया कहते हैं। ठीक है ना, तो आप समझिए इसको। अब देखिए जो मैंने आपको फैसिया, ये मैंने फैसिया बताया था ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम भी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा बहुत सारे, यानी जो फेसिकल बहुत सारे हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, यानी फेसिकल के बंडलों को फेसिया या पुस्तक में लूंगा एपिमाइसियम कहते हैं। जो हमारे को होंगे ना फेसिकल, जो फेसिकलों को बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे, एपिमाइसियम। ठीक है ना, जैसे कि एक लकड़ी को हम लकड़ी कहते हैं, अब बहुत सारे इधर उधर ढके तो क्या कहें, लकड़ी डली हुई है, फिर उनको बंडल बना देंगे, यानी 4-5 हमारे पास बंडल हो गए तो हम क्या कह रहे हैं, लकड़ी का एक गट्ठ रखा बहुत बड़ा। तो इसी प्रकार से फेसी, यानी जो फेसिकल है, फेसिकल क्या है, श्वेत तंतु में, यानी फेसिकल क्या है, पेशी तंतु के बंडल को फेसिकल कहते हैं, यानी पेशी तंतु को इकट्ठा करके फेसिकल कहते हैं। और जो बहुत सारे फेसिकल होते हैं उसे फेसिया या एपिमाइसियम कहते हैं। ठीक है ना, और मैं बात करता हूँ, देखिए ये हमारी को मान के चलिए, ये हमारी कोई पेशी तंतु है, ऐसी नहीं होती, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। आपकी कोशिकाएं मान चलिए, आपकी कोशिका के बाद में कोशिका झिल्ली मानी जाती है ना, क्या मानी जाती है, कोशिका झिल्ली। तो इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, यानी मानव में से कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब जो यहाँ हम बात करें पेशी में, तो पेशी में जो कोशिका झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, तो हम बात करता हूँ पेशी की, मैं बात करता हूँ पेशी की कोशिका झिल्ली को क्या कहेंगे, पेशी की कोशिका झिल्ली को क्या कहेंगे पता है ना, सार्कोलेमा कहेंगे। पेशी कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। यानी जो पेशियां यानी मसल्स है, उनमें जो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, मसल्स कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, सार्कोलेमा कहेंगे। अब जो पेशी तंतु होते हैं ना, ये मैंने आपको क्या बताया, ये पेशी तंतु मैंने इस प्रकार से आपको बताया था, इस प्रकार से पेशी तंतु है ना, ये धावों के समान संरचना। तो इन पेशी तंतुओं पर जो आवरण होता है, यानी कि पादप कोशिका के ऊपर आवरण किसका होता है, कोशिका भित्ति का। तो ये पेशी तंतु होंगे ना, तंतु ये रोम के समान संरचना, उस पर जो आवरण होगा उसे क्या कहेंगे, एंडोमाइसियम। क्या कहेंगे, पेशी तंतुओं के आवरण को एंडोमाइसियम कहते हैं। देखिए अभी आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, पर आप जब पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर मैं उसके क्वेश्चंस टिक करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस, तो आपको पूरी तरह समझाएगा। अभी मेरे पास इसका एनिमेशन नहीं है, क्या नहीं एनिमेशन, क्योंकि मेरा बोर्ड है वैसा है, जो एनिमेशन हैं वो अच्छे बोर्ड पर बनाए जाते हैं, इसलिए जो मेरे पास एनिमेशन है नहीं, तो मैं आपको एनिमेशन होता तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता। हाँ मैं NCERT की बुक से समझा सकता हूँ, पर वो जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा ना तब समझाया क्वेश्चन लगवाऊंगा सभी। अगर आप चाहें तो एनिमेशन आ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हमारा वॉच टाइम बढ़ाने तो शायद, तो इसलिए आप मेरी वीडियो शेयर करें, शायद आने वाले वक्त में हम एनिमेशन से भी पढ़ाना शुरू करें। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को एंड तक देखा करें, जिससे अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा पेशी की संरचना ये 5 पॉइंट मुख्य हैं, क्या है मुख्य।
अब हम बात करते हैं कंकाली पेशी कोशिका की संरचना। तो मैंने आपको कल पेशी बताई थी ना, पेशी बताई थी, पेशियों के प्रकार बताए थे ना कल मैंने आपको। तो मैंने अलग अलग आधार बताए थे। तो ये कंकाली पेशी थी वो किसके आधार पर बताई थी, यानी जो कंकाली पेशी थी तो मैंने स्थान के आधार पर बताई थी ना। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कंकाली, अंतरम और हृदय, 3 बताई थी। तो हम पहले क्या देखेंगे, कंकाली पेशी की संरचना देखेंगे, ठीक है ना, यानी कार्डियक मसल। कंकाली पेशी को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो देखिए क्या होती है कार्डियक मसल। देखिए जो मैंने यहाँ कहा था सार्कोलेमा, यानी पेशी तंतु की कोशिका झिल्ली सार्कोलेमा, ये तो मैं इसमें बता दी। तो मैं इसको यहाँ दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूँगा, क्या नहीं करना चाहूँगा, रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ बात करूँगा जो सार्कोप्लाज्म, मैं यहाँ 5, 6, 7, 8 मिनट बताऊँगा मैं आपको। सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म तो क्या होता है सार्कोप्लाज्म, देखिए मान के चलिए ये हमारे पास कोई मानव कोशिका है, क्या है, मानव कोशिका, ठीक है ना। इसमें ये भरा है, ये केंद्र का यहाँ पर, इसमें ये कोशिका भंग, इसमें ये क्या भरा है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सार्कोप्लाज्म, क्या है, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में क्या हो गया, सार्कोप्लाज्म में क्या होगा, पेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। सार्कोप्लाज्म में क्या हो गया, तो सार्कोप्लाज्म हम कैसे कहेंगे, पेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सार्कोप्लाज्म क्या हो गया, पेशी कोशिका का पेशी कोशिका जो कोशिका द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। अब ठीक है ना, बस है। अब यहाँ मैंने आपको बताया सार्कोलेमा, तो जो सार्कोलेमा है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और जो सार्कोलेमा अंतरण में आती है, यानी कि जो पेशी कोशिका होती है ना, यहाँ ये तो सभी में, यानी कंकाल, ये हृदय, ये तो सभी ही मिला जुला कर ही है। अब इसमें इनके अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं यहाँ वाला पॉइंट लूंगा, यानी कि कंकालीय पेशी में, इसमें जो कार्डियक मसल होती है उसमें जो सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा वो इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि कोई हमारी पेशी कोशिका है, देखिए ये हमारी पेशी कोशिका है, तो इस प्रकार से अंतर्वलन लेती है। क्या इन्हें क्या कहेंगे हम, अंतर्वलन, या अंदर की ओर मुड़ जाती है, क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इस अंतर्वलन को क्या कहते हैं, तो देखिए यानी कि बेस, ये तो मैंने सभी को मेरा होता है, इसमें खड़ा लगाएगा। तो देखिए मैं कहूँगा इसमें कंकालीय पेशी में, कंकालीय पेशी में सार्कोलेमा अंतर्वलन लेती है, अंतर्वलन लेती है या अंतर्वलित होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। यानी कंकाली पेशी होगी उसमें ये सार्कोलेमा होगी, यानी कोशिका झिल्ली, वो अंतर्वलन यानी अंदर की ओर मुड़ी हुई होगी, कैसी होगी, मुड़ी हुई। जैसा कि मैंने कोशिका विभाजन कराया था उसमें मैंने कोशिका को मोड़ के दिखाया था ना, उसी प्रकार से इसमें जो सार्कोलेमा होगी वो मुड़ी हुई होगी, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए। तो देखिए अब मैंने यहाँ जब मैंने कहा अंतर्वलन लेती है। अब देखिए जो हमारा ये अंतर्वलन लिया इसने, ये अंतर्वलन लिया इसने, तो ये क्या बनेगी, ये एक नलिका समान संरचना, नलिका समान बनेगी, नलिका बनेगी ना। तो इस नलिका को क्या कहेंगे, तो देखिए इसने अंतर्वलन लिया, अंतर्वलन लेती है तो
तो एक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थित बन रही हो, अनुप्रस्थ नलिका बनती है। क्या बनती है? अनुप्रस्थ नलिका बनती है। ठीक है ना? क्या बनती है? अनुप्रस्थ नलिका बनती है। अब वो अनुप्रस्थ नलिका, जो अनुप्रस्थ नलिका होती है वो काम क्या करती है? वो काम करती है जो आवेग आते हैं ना, जो संकुच, मैं पहले इस अनुप्रस्थ नलिका को पढ़ाने से पहले आपको मैं इसे एक और पढ़ लिखाना चाहूंगा। देखिए, यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी संकुचन की क्षमता। संकुचन की क्षमता केवल पेशी कोशिका में होती है। पेशी कोशिका में होती है। देखिए, संकुचन का अर्थ समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से ये मेरा हाथ है, अभी नॉर्मल है, तो अब ये, अब नॉर्मल तो फैला हुआ है ना, तो ये क्या हो रहा है? शीतलन हो रहा है, शीतलन अवस्था में। ठीक है ना? अब मैंने इसको इस प्रकार से मोड़ लिया, क्या कर लिया? मोड़ लिया। तो अब इसमें क्या हुआ? संकुचन। तो ये संकुचन होता है वो केवल पेशी कोशिका में ही हो सकता है। किसमें हो सकता है? केवल पेशी कोशिका में ही संकुचन की क्षमता होती है। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? क्लियर होगा ना? यानी संकुचन की क्षमता होगी वो केवल पेशी कोशिका में ही होगी। अब मैं बात करता हूँ इसको अनुप्रस्थ नलिका में लिखाई है, वो अनुप्रस्थ नलिका काम करती है। जो संकुचन हुआ, उन संकुचन के आवेगों को, जो आवेग हो ना, संकुचन के आवेग उत्पन्न होंगे ना, उनको क्या पहुंचाती है? यहाँ तक। कहाँ? यहाँ तक। जो अनुप्रस्थ नलिका होती है वो संकुचन के आवेगों को सार्कोप्लाज्म, देखिए यहाँ तक पहुंचने से पहले वो संकुचन के आवेग कहाँ हैं? कोशिका में जाएंगे पहले, फिर कोशिका सार्कोप्लाज्म पहुंचाएगी ना वहां तक, उसमें से अलग अलग वाहक उत्पन्न होती हैं, वो पहुंचाती हैं। तो इस संकुचन, जो अनुप्रस्थ नलिका है क्या करती है? अनुप्रस्थ नलिका, अनुप्रस्थ नलिका संकुचन के आवेगों को, आवेशों ने आवेगों, संकुचन के आवेगों को, आवेगों को सार्कोप्लाज्म में पहुंचाती है। जो संकुचन के आवेग उत्पन्न होंगे ना, कि पेशी कोशिका में ये संकुचन के आवेग, यानी कि अब इनको बाजू को मोड़ना है, आवेग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस पेशी कोशिका यानी जो अनुप्रस्थ नलिका बनेगी वो संकुचन के आवेग कहाँ पहुंचाएगी? यानी कि उसमें सार्कोप्लाज्म, यानी कि उसके सार्कोप्लाज्म में। ठीक है ना? अब बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर होता चलिए ना, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी हमारा पेशी कोशिका चलेगा, तो क्या मैं इसमें एक लाइन खींच लूं? एक लाइन खींच लूं इसमें, यानी यही चलेगा हमारा, यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है? यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है? अब सही है? अब देखिए, जो कंकाली पेशी में होती है ना, उसमें दो प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं? दो प्रोटीन, जिन्हें हम एक्टिन तथा मायोसिन कहते हैं। तो जो एक्टिन प्रोटीन होता है ना, एक्टिन प्रोटीन होता है ना, वो हल्के, यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं, हल्की बैंड या सफेद बैंड का निर्माण करता है। और जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो गहरा, यानी काले रंग का बैंड का निर्माण करता है। तो मैं लिखूंगा पेशी कोशिका में, यानी कंकाली पेशी कोशिका में दो प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? दो प्रोटीन।
जिन्हें एक्टिन व मायोसिन कहते हैं, जो क्रमशः हल्के तथा गहरे बैंड का निर्माण करते हैं। देखिए, जो हमारा एक्टिन प्रोटीन हुआ, क्या हुआ? एक्टिन प्रोटीन, यानी एक्टिन होगा वो इस प्रकार से हल्का रंग का निर्माण करेगा, यानी हल्का बैंड बनाएगा। क्या बनाएगा? हल्का बैंड, जो कम दिखाई दे, सफेद कलर का मान के चलते हैं। और जो मायोसिन यानी कि जो मायोसिन होगा, क्या? मायोसिन, वो इस प्रकार से गहरे इस प्रकार से बैंड बनाएगा, यानी गहरे, जो आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है ना। जो मायोसिन होगा वो गहरे बैंड बनाएगा, जो एक्टिन होगा वो हल्के बैंड का निर्माण करता है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ एक्टिन और मायोसिन, इसका नाम पहले एक्टिन और मायोसिन। देखिए, जो एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, तो जो एक्टिन होता है वो एक्टिन प्रोटीन होता है ना, उसे कहते हैं हम पतला तंतु। और जो मायोसिन प्रोटीन होता है उसे कहते हैं मोटा तंतु। क्या कहेंगे? मोटा तंतु। एक्टिन को कहेंगे हम पतला तंतु और मायोसिन को कहेंगे मोटा तंतु, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे आते हैं यानी कि एग्जाम्स में कि पतला तंतु किसे कहते हैं, यानी कि पतला तंतु किसे कहते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन आ गए, तो आपको क्या टिक करना है? एक्टिन। और उसमें पूछा जाएगा कि मोटा तंतु किसे कहते हैं, तो आप क्या टिक करोगे? मायोसिन। उसमें पूछ लिया गया कि गहरे बैंड का निर्माण कौन करता है, तो आप क्या कहोगे? मायोसिन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करता हूं मैं इसमें एक और की, यानी एक्टिन प्रोटीन जेड लाइन का निर्माण करती है। दिख रहा है ना। अभी बताओ जेड लाइन क्या होता है। देखिए, जो हमारी वो एक्टिन प्रोटीन होती है, यानी एक्टिन क्या है? हल्के बैंड का निर्माण करती है। एक्टिन क्या है? पतला तंतु, है ना। तो जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो जेड लाइन का निर्माण करती है। किसका? जेड लाइन। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि जेड लाइन का निर्माण कौन करता है, उसमें ऑप्शन दे दिए एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन और बहुत कुछ 2-4 एग्जाम्पल यानी कि, और ठीक है। तो उसमें से आपको क्या टिक करना है? एक्टिन। क्या टिक करना है? यानी जेड लाइन का निर्माण एक्टिन प्रोटीन करती है, यानी कि एक्टिन प्रोटीन क्या करती है? एक्टिन प्रोटीन हल्के बैंड बनाती है, ठीक है ना। एक्टिन प्रोटीन पतला तंतु बनाती है, ठीक है ना। एक्टिन प्रोटीन जेड लाइन का निर्माण करती है। इतना क्लियर हुआ ना।